DSSB PGT में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। ये सवालात यूपी TGT, NVS TGT और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि मीर का सन वफ़ात क्या है। तो मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर और फितने बेरोज़गार कहा जाता है। ये 1722 ईस्वी में पैदा हुए अकबराबाद में, जो इस वक्त आगरा के नाम से जाना जाता है, और इनका इंतकाल 20 सितंबर को कब सन 1810 में हुआ। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ, और ये लखनऊ में ही मदफून हैं। इनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था। ठीक है, मोहम्मद अली असली नाम था, अली मुत्तकी कह के लोग पुकारते थे। मीर ने सआदत अमरोहवी के मशवरे पर शायरी शुरू की। ठीक है, मीर आसिफुद्दौला के ज़माने में, आसिफुद्दौला के बुलाने पे 1781 में, कब? 1781 में दिल्ली से लखनऊ आए। ठीक है ना। मीर तकी मीर से मुताल्लिक शमसुर रहमान फारूकी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शेर शोरंगेज़, जिस पे शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान भी मिला। अगर मीर के दीवान की बात करें तो मीर के कुल 7 दीवान हैं। कितने? 7 दीवान हैं, जिसमें से 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में हैं। ठीक है। मीर की कुछ अहम मसनवियों में ख्वाब ख़याल है। इसमें उन्होंने आप बीती बयान किए ख्वाब ख़याल में। मुआमलाते इश्क है, दरियाए इश्क है, शोले इश्क है, जोशे इश्क है, एजाज़े इश्क है, हिकायत इश्क है, और जवान उरूस है, मोरनामा है। ये सब इनकी कुछ अहम मसनवियाँ हैं। इसके अलावा अगर मीर तकी मीर की नसरी तसानीफ़ की बात करें तो निकातुश्शोरा, ये फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का लिखा हुआ पहला तज़किरा है। इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। 1752 में लिखा गया। निकातुश्शोरा कब? 1752 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा ज़िक्र मीर फ़ारसी में मीर की खुद नविस्त है। ठीक है, मीर की खुद नविस्त ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? निसार अहमद फ़ारूकी ने। ठीक है, तो ये सब मीर तकी मीर की कुछ अहम तसानीफ़ थी। मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर ख़मीर कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर को वासूख्त का मुअज्जिद कहा है। मीर उर्दू के शेख सादी हैं, ये राम बाबू सक्सेना का मानना है। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का मानना है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये फ़िराक गोरखपुरी कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। तो ये सभी जो आरा और ख़यालात थे मीर तकी मीर के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो एक शेर मैं सुनाता हूँ, आपको कमेंट में बताना है किसका है। अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबा के चाक में, किसका? मीर का है। मसायब और थे पर दिल का जाना, अजब एक सानिहा सा हो गया है। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। रोशन है इस दिलसोज में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चराग एक। ये शेर जो अभी मैंने कुछ अशार पेश किए सभी मीर के थे। तो मीर पैदा हुए कब? 1722 में, और इंतकाल हुआ 1810 में। कहाँ पे? लखनऊ में, और वहीं पे ये दफन हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रानी केतकी की कहानी का साल तसनीफ़ क्या है। तो देखो, रानी केतकी की कहानी ये किसकी है? इंशा अल्लाह खां इंशा की
मशहूर दास्तान है। ठीक है, इंसान ने इस दास्तान से मुताल्लिक लिखा कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि ये खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी गई है, इसमें विदेशी ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये इंसान ने किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो ये नवाब साहिबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई। कब? 1803 में। ठीक है, 1803 में रानी केतकी की कहानी लिखी गई। रानी केतकी की कहानी के किरदारों की बात करें तो कुंवर उदयभान हीरो है, रानी केतकी हीरोइन है, मदनबान ये क्या है? रानी केतकी की सहेली है। इस दास्तान का सबसे जानदार किरदार है मदनबान। सूरजभान ये उदयभान का बाप है, लक्ष्मीबास उदयभान की माँ है, चंद्रभान उदयभान का चचा है, राजा जगत प्रकाश ये रानी केतकी का बाप है, रानी कामलता रानी केतकी की माँ है, जोगिंदर महेंद्र गुर ये जगत प्रकाश का गुरु है। ठीक है, और राजा इंदर महेंद्र गुर का दोस्त है, और फूलकली एक मालिन है। तो ये सभी किरदार है रानी केतकी की कहानी के। ठीक है, 1803 में लिखी गई। लिसानियाती जायज़े हिंद ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये ग्रियर्सन की तसनीफ़ है। लिसानी जायज़े हिंद यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर और नस्र निगार कौन सा है? तो कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना देखा। मुल्ला वजही ने 2 अहम तसानीफ़ इन्होंने लिखी। एक तो इन्होंने लिखी कुतुब मुश्तरी जो गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी है। ठीक है, कब लिखी थी? तो इन्होंने 1609 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, 1018 बमुताबिक 1609 ईस्वी में कुतुब मुश्तरी लिखी। और इन्होंने सबरस लिखी। सबरस उर्दू के नसरी अदब की पहली तसनीफ़ और पहली तमसीली दास्तान है। इन्होंने सबरस लिखी थी 1635 ईस्वी बमुताबिक 1045 हिजरी में। ठीक है, तो सबरस इन्होंने किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी थी। सबरस में सबसे पहले इंशाइया के नुकूस देखने को मिले थे। सबरस में वजही ने इश्क पर 11 इंसाइये लिखे हैं। कितने? इश्क पर 11 इंसाइये वजही ने सबरस में लिखे हैं। और अगर इसके माखज़ की बात करें तो मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक सबरस का माखज़ मोहम्मद यहिया इब्न सैबक फ़त्ताही नेशापुरी की फ़ारसी मसनवी दस्तूरुल उश्शाक का नसरी खुलासा हुस्नो दिल ये सबरस का माखज़ है। तो फ़त्ताही नेशापुरी की मसनवी दस्तूरुल उश्शाक का खुलासा है हुस्नो दिल, और हुस्नो दिल से माखूज़ है आपकी मशहूर उर्दू की दास्तान सबरस। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने सबसे पहले 1932 में, ठीक है, 1932 में सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गज़ल कसीदे के किस हिस्से से माखूज़ है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गज़ल जो है ये कसीदे के बत्न से पैदा हुई है। तो किस हिस्से से? कसीदे के अज़ाए तरकीबी जो है तशबीब, गुरेज, मदद और मुद्दवा, तो किस हिस्से से? तो तशबीब से गज़ल माखूज़ है, ली गई है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सही का निशान लगा भी है। उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर से तस्लीम की जाती है? तो देखो, उर्दू गज़ल का पहला शायर या उर्दू का पहला गज़ल गो माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, 9 सरहार इसकी मशहूर मसनवी है, आप जानते हैं। अमीर खुसरो उर्दू के पहले गज़ल गो। उर्दू की
पहली मसनवी कौन सी है और उसके खालिक कौन है? तो कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है, ठीक है। फ़खरुद्दीन निज़ामी उर्दू के पहले मसनवी निगार हैं। अगर आपसे पूछे कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है तो सबरस है, ठीक है। उर्दू की पहली नसरी अदब की तसनीफ़ क्या है? सबरस है। और आपसे पूछे उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? अशरफ बयाबानी। अशरफ बयाबानी ने सबसे पहले नौसरहार एक मसनवी लिखी जिसमें मरसिया के नुकूस मिले थे, यानी कि अशरफ बयाबानी उर्दू का पहला मरसिया निगार है। अगर आपसे पूछे शुमाली हिंद में उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन तो रोशन अली, जिन्होंने आशूरनामा लिखा था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उर्दू का पहला नाविल निगार कौन तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार हैं। उनकी नाविल मिरतुल उरूस उर्दू की पहली नाविल मानी जाती है। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। उनका अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उर्दू का पहला अफसाना है। अगर आप लोगों से पूछे उर्दू का पहला खाका निगार कौन तो फरहतुल्लाह बेग को माना जाता है। फरहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी इस नाम से खाका अपने उस्ताद का लिखा था, जो कि उर्दू का पहला बाकायदा खाका माना जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि उर्दू का पहला सफ़रनामा निगार कौन तो यूसुफ खां कंबलपोश। यूसुफ खां कंबलपोश ने अजायबात फ़रंग के नाम से, जिसे तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी कहा जाता है, सबसे पहले सफ़रनामा लिखा, जो कि 1847 में पहली बार शाये हुआ था। ठीक है, तो ये सभी कुछ अहम बातें मैंने आपको बता दी। उर्दू का पहला गज़लगो अमीर खुसरो हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गज़ल का बुनियादी माखज़ कौन सी ज़बान है तो अरबी से हमारी ज़बान में उर्दू में गज़ल आई, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि 1635 बमुताबिक 1045 में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे मुल्ला वजही ने उर्दू की पहली दास्तान लिखी थी, जिसका नाम है सबरस। अगला सवाल है कि रदीफ़ किसे कहते हैं तो काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को जो एक जैसे होते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो ये दो शेर मैंने जो पढ़ा, इसमें क्या है जो लास्ट में आ रहा है ना, ये रदीफ़ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? मशहूर कौल है, अक्सर पूछा जाता है। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है। अब देखिए गज़ल से मुताल्लिक़ और भी बहुत सारे अक़वाल हैं जो कि अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों को बता दूं। ठीक है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ जाता है, शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये कौन कह रहा है? फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये शिबली नोमानी का कौल है। गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्लाह लिखने का आर्ट है, आले अहमद सरूर का कौल है। आले अहमद सरूर कह रहे हैं गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया किसने? कलीमुद्दीन अहमद ने
غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، عظمت اللہ خاں کا قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، حالی کہہ رہے ہیں۔ غزل نے کہا قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہیں، یعنی کہ غزل اور قصیدہ کو سنڈاس سے بھی بدتر حالی قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غزل سے متعلق کچھ اہم اقوال میں نے آپ کو بتا دیے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ پراکرت کے سب سے قدیم نمونے کہاں ملتے ہیں؟ تو اشوک کے جو شلالیکھ ہیں، اشوک کی لاٹوں پر سب سے پہلے پراکرت کے قدیم نمونے ملے، یعنی کہ سی والا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، آرائش محفل یہ کس کی داستان ہے؟ آرائش محفل یہ داستان حیدر بخش حیدری کی، خواجہ حیدر بخش حیدری کی ہے، ٹھیک ہے۔ طوطی نامہ اس کے علاوہ ان کی داستان ہے، گل مغفرت بھی ان کی داستان ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کی تصنیف ہے، کس کی؟ حیدر بخش حیدری کی۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے، فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ تصانیف انہوں نے ہی لکھی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا سی والا آپشن صحیح ہے۔ محمد بخش مہجور کی داستان کا نام کیا ہے؟ تو نورتن یہ کس کی داستان ہے؟ محمد بخش مہجور کی داستان ہے نورتن۔ اگلا سوال کیا ہے؟ قصہ در قصہ کی تکنیک کس صنف کا وصف خاص ہے؟ تو قصہ در قصہ، مافوق الفطرت عناصر، پریوں کی کہانی وغیرہ آپ کو داستان میں ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ شمالی مغربی ہندوستان کی زبان کیا تھی؟ تو اودیچہ تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلا والا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آخری شعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہاں پہ میر شاعر کا تخلص ہے، میر تقی میر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا مقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بنا ہے ساکا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ تو یہاں پہ غالب لفظ استعمال ہوا ہے، مرزا غالب کا تخلص، اس لیے یہ شعر بھی مقطع ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ ہوتا ہے مقطع۔ مغرب میں آریائی تہذیب کا اہم مرکز کیا تھا؟ تو قندھار یہ مغرب میں آریائی تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ ابھی میں نے بتایا، سبرس یہ اردو کی پہلی داستان ملا وجہی کی ہے۔ میر امن کی گنج خوبی اور باغ و بہار آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عطا حسین تحسین، مرزا عطا حسین تحسین، انہوں نے 9 طرز مرصع کے نام سے داستان لکھی، جس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ قصہ چہار درویش ہے۔ غواصی یہ تو مثنوی سے متعلق ہیں، سیف الملوک، بدیع الجمال، طوطی نامہ وغیرہ انہوں نے مثنویاں لکھی۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو رگ وید میں آپ کو آریائی زبان کا پہلا مستند نقش دیکھنے کو ملے گا، تو پہلا والا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میر تقی میر نے دلی سے ہجرت کر کے کس شہر میں سکونت اختیار کی؟ تو انہوں نے 1781 میں، میر تقی میر نے کب؟ 1781 میں آصف الدولہ کے زمانے میں دلی سے لکھنؤ ہجرت کی تھی، یعنی کہ ہمارا پہلا والا آپشن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، راکم کو اجزاء میں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جز کہتے ہیں، پہلا والا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال کی نکات الشعراء یہ کیا ہے؟ تو یہ شاعروں کا تذکرہ ہے، کس نے لکھا؟ میر تقی میر نے 103 شاعروں کا اس میں تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نکات الشعراء میں 103 شاعروں کا تذکرہ ہے، فارسی زبان میں لکھا گیا۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے 1752 میں یہ لکھا گیا۔ نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے
میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ لکھا جس کا نام ہے معشوق چہل سالہ خود، ٹھیک ہے نا۔ چلو تو نکات الشعراء یہ تذکرہ ہے، میر تقی میر نے لکھا تھا۔ میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ لکھنؤ میں ہوا میر تقی میر کا انتقال۔ کب؟ 1810 میں، ٹھیک ہے، 1810 میں لکھنؤ میں ہوا اور یہ لکھنؤ میں ہی مدفون ہیں۔ اگلا سوال یہ رہا، ذکر میر یہ کس کی کتاب ہے؟ تو میر تقی میر کی کتاب ہے ذکر میر، ٹھیک ہے۔ ذکر میر فارسی میں میر تقی میر کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس میں میر نے اپنے زندگی کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ کس نے؟ نثار احمد فاروقی نے کیا۔ نثار احمد فاروقی نے ذکر میر کا ترجمہ اردو میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ رہا، لگ رہا ہے میر تقی میر سے ریلیٹڈ ہی سارا سوال پوچھ لیا ہے۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی یہ فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا ہے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کے اشعار میں نے اسٹارٹنگ میں کچھ سنائے تھے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ ذہن میں بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ علم لسانیات کی ایک اہم شاخ کیا ہے؟ تو علم صوتیات یعنی کہ فونیٹکس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، علم صوتیات یہ علم لسانیات کی ایک شاخ ہے۔ وہ حروف جن کی اپنی ایک مقررہ آواز ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم ناطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناطق۔ اگلا سوال کہ منتخب الحکایات یہ کس کی تصنیف ہے؟ دیکھو منتخب الحکایات یہ تصنیف کس کی ہے؟ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کا ناول میرۃ العروس اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرۃ العروس کے علاوہ انہوں نے توبۃ النصوح، ابن الوقت، ایامہ، ٹھیک ہے، رویائے صادقہ جیسے اہم ناول لکھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تعزیرات ہند انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ انہوں نے تعزیرات ہند کے نام سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اور بھی تصانیف ہے جیسے آپ سے پوچھا ہے، منتخب الحکایات یہ 1863 میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، نذیر احمد کی ہی تصنیف ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو دیکھو ڈپٹی نذیر احمد بجنور میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو 1830 میں یہ بجنور میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1912 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ چلو تو یہ بجنور میں پیدا ہوئے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک اہم ناول ہے، 1874 میں، ٹھیک ہے، 1874 میں یہ لکھا گیا اور شائع ہوا 1877 میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مرکزی خیال انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کا ناول دی فیملی انسٹرکٹر ہے، ٹھیک ہے، دی فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے توبۃ النصوح، ٹھیک ہے۔ توبۃ النصوح جو ہے اس کے کرداروں کی بات کریں تو اس کے کردار جو ہیں وہ کون ہیں؟ نصوح، فہمیدہ، کلیم، علیم، سلیم، حمیدہ، نعیمہ،
सालेहा और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये सभी तौबतुन नसूह के किरदार हैं। ठीक है, तो ये देखो 1874 में कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि तौबतुन नसूह शाये हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वतद कितने हरूफ पे मुश्तमिल होता है? तो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। अगला सवाल ये कि नज़ीर अहमद के नावलों का मौजू क्या है? तो नज़ीर अहमद के जितने भी नावल हैं, चाहे वो मिरतुल उरूस हो, तौबतुन नसूह हो, इब्नुल वक्त हो, अयामा हो, या फिर फसाना मुबतला हो, या फिर रोयाए सादका हो, इसके सभी जो मौजू हैं वो इस्लाही हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इल्म उरूस का मुअज्जिद कौन है? तो खलील इब्न अहमद को इल्म उरूस का मुअज्जिद माना जाता है। अगला सवाल यह है कि पहले मिसरे के आखिरी रुकन को क्या कहते हैं? तो उरूज कहते हैं पहले मिसरे के आखिरी रुकन को। हिंद यूरोपियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो हटाइट के नाम से उनको जाना जाता है हिंद यूरोपियों को। अगला सवाल कि लिसानियात किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो लिसानियात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। चलो यहाँ पे एक शेर दिया गया है, बताना इसमें कौन सी सनत है। छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल है? तो इसमें सनत इस्तिआरा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। करखंदारी उर्दू किस खित्ता में बोली जाती है? करखंदारी उर्दू आपको शाहजहानाबाद में बोली जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। नज़ीर अहमद के किस नावल को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है? तो मिरतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है। नज़ीर अहमद के किस नावल में दिल्ली के मिटते हुए घरानों की तस्वीर पेश की गई? तो तौबतुन नसूह में। तो 40 सवाल हमने इस अहम क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस किया। कोशिश की कि कुछ अहम पॉइंट्स भी वर्बली आपको बताएं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे कुछ और सवालात हम लोग करेंगे। ये क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।